फर्स्ट ईयर में जब भी हम जाते हैं विदेश को पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं बैठे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लाइट ही नहीं बैठे, या तो इंटरनेशनल या तो नेशनल। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे प्रॉब्लम फेस्ड बाय एमबीबीएस स्टूडेंट, जो कि हम दिल्ली पहुंचने से शुरू करके, फ्लाइट में बैठने से शुरू करके, वहाँ पे उतरने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ जाने के बाद कैसे आप जा रहे हैं हॉस्टल को, और हॉस्टल पहुँचने के बाद आपको क्या क्या परेशानी झेलने को मिल रहा है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट 7 डेज टू 1 मंथ पीरियड के बारे में बात करूंगा फर्स्ट ईयर के। तो ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। जो भी मुझे नहीं जानते, मैं हूं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान। मैं ऐसे मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपको स्टूडेंट लोगों को अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ से मेरे पापा और मैं गए थे पहले ट्रेन से यहाँ पे दिल्ली तक गए थे, और दिल्ली से वहाँ पे एक टैक्सी पकड़ के हम पहुँच गए पहाड़गंज एरिया पे। और वहाँ पे एक होटल है, विशाल होटल। वहाँ पे हमारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे रुकते हैं। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, या तो उसके पास पे एक होटल कृष्णा है, वहाँ पे रुकते हैं। तो ज़्यादातर होटल विशाल पे, तो हम भी वहाँ रुके थे। और वहाँ पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि वहाँ के एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग रहते हैं वहाँ पे ही होते हैं वो, और वो एज सच एक काउंसलिंग टाइप का एक करते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं उनको और उनके पेरेंट्स को, उनके गार्डियन जो भी गए होते हैं उनको बुलाते हैं रात को, और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या नहीं करना है। एमसीआई कोचिंग के बारे में भी बताते हैं, और पेरेंट्स लोगों को ये भी बताते हैं कि आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे सुरक्षित हैं हम लोग हैं वहाँ पे, ये एश्योर करने के लिए वहाँ पे रखा जाता है। तो शाम को 7 बजे ये काउंसलिंग टाइप का ये हो गया। हमारे एरिया के जितने भी हम थे, उड़ीसा से, पास के बिहार से जितने भी बच्चे थे वहाँ पे हम पहुँचे, और सबका एक ही बार पे काउंसलिंग हुआ। जो जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट के मन पे वो पूछे, और जो जो क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में था वो भी पेरेंट्स लोग पूछे वहाँ पे। और जितने भी फी के बारे में बातचीत है, जितने एमसीआई कोचिंग के बारे में बातचीत है, वो सब वहाँ पे समझाया गया। और इसके बाद हमें रात को वहाँ पे रुकना था, और सुबह हमारा फ्लाइट था। सुबह लगभग हमें 7 बजे वहाँ से पहुँच जाना था एयरपोर्ट को। तो हमें 2-3 घंटा पहले बोर्डिंग के लिए निकलना था। तो हम क्या किए, रात को वहाँ पे रुक गए। और इसके बाद कुछ सीनियर्स और हमारे जो मेन सर रहते हैं वहाँ पे, जो सब कुछ मैनेज करते हैं, वो आते हैं कुछ सीनियर्स के साथ, और हमारा जो लगेज का जो वेट है वो चेक करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा वहाँ पे आपका जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे एक लिमिटेड लगेज रहता है। उस टाइम पे था हमारा 24 केजीज और 7 केजीज का हैंड बैग था। 24 केजीज का वो जो ट्रॉली बैग होता है। लेकिन अभी ये बढ़ चुका है, अभी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि सामान आपको कम लेना है। मेरे टाइम पे मैं जब पहली बार गया था तो ये दिक्कत थी। तो हम तो पहले से ही यहाँ से पैकिंग करके गए थे, और हम वेट को ठीक से करके गए थे, यानी कि 24 केजीज के अंदर ही था हमारा वेट। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद लेकिन कुछ खरीदारी हुई और मेरा वेट थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ गया। तो मैं क्या किया, जो सामान आधा में लेने के लिए वहाँ सोच रहा था तो थोड़ा सा कम कर दिया, और पापा को बोल दिया कि ये आप जाते वक्त ले जाइए। और कुछ खाने का चीज़ था वो मैंने दे दिया था, और मेरा वेट इसके बाद ठीक हो गया था। और हम सुबह निकल गए एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे पहले तो आपको जो कॉलेज फ़ी देना होता है वो आप जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं वो आपको पकड़ा देते हैं। आपको वहाँ जाने के बाद आपको देना पड़ता है, एक एनवलप पे आपको दे देंगे। मेरे कंसल्टेंसी ने भी मुझे एनवलप पे दे दिया था डॉलर्स में, और वहाँ जाने के बाद मुझे उनको हैंड ओवर करना था। क्योंकि कंसल्टेंसी तो आपके साथ जाएंगे नहीं, तो आपको खुद जाना है, तो आपको ही वो फी देना पड़ेगा। और इसके बाद आप जो खुद के लिए कुछ पैसा वैसा लेने का सोच रहे हैं तो डॉलर पे आप वो ले लीजिए, क्योंकि सोम तो मिलता नहीं, जो किर्गिस्तान का करेंसी है वो इंडिया में मिलता नहीं, या तो एयरपोर्ट में भी नहीं मिलता, वो एक्सचेंज नहीं होता है। तो डॉलर आप ले लीजिए। वहाँ जाने के बाद आप एयरपोर्ट में भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो बहुत सारे शॉप रहते हैं जिसमें सिर्फ यही किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो आप वहाँ पे जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट में ना कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टैक्स कट जाता है और बहुत कम पैसा मिलता है। तो उसके बाद हम
एक लाइन लगाए थे, एक लाइन बनाए, जितने भी हमारे साथ जाने के लिए स्टूडेंट थे, एक ग्रुप बनाए राउंड करके, और वहाँ पे जो अथॉरिटी थे वहाँ पे पहुँच के हमें समझाए और एक बार कि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, सेकेंड बार हमें समझाए सुबह सुबह। और इसके बाद हम लाइन में लग गए बोर्डिंग के लिए, और लाइन में गए, पासपोर्ट दिखाना था वहाँ पे, और पासपोर्ट चेकिंग होने के बाद आपको जो सामान होता है उसका चेकिंग होता है, वो चेकिंग करवाए, और इसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम वेटिंग रूम पे पहुंच गए। हमारे पास 1 घंटा था फिर भी, तो उस टाइम पे बच्चे वीडियो कॉल वॉल करने लगे, फोटोज लेने लगे कि जर्नी स्टार्ट हो गया है। इसके बाद 1 घंटे के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, और हमारा जो प्लेन था उसका नाम था एयर मनास था। वो अभी नहीं चलता है, वो डायरेक्ट फ्लाइट था किर्गिस्तान को। अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है किर्गिस्तान जाने के लिए, फ्यूचर में शायद हो सकता है, सुनने को मिल रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। उस टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट था, तो 5 घंटे का रास्ता था। तो हम प्लेन पे बैठ गए थे, और प्लेन में बैठने के बाद हम ट्रैवल किए। 5 घंटे का रास्ता हमें पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम में से ऐसे थे कि जो प्लेन में नहीं बैठे थे। मैं तो प्लेन पे बैठा था, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट पे कभी नहीं बैठा था मैंने, और उतना लंबा जर्नी मैंने कभी तय नहीं किया था। बस 45 मिनट का एक जर्नी किया था मैंने कोलकाता से कुछ बागडोगरा को। तो ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो फोटोज़ लेने लगे वहाँ पे, और उतरने के बाद हमें वहाँ पे हमारा वीज़ा पे स्टाम्प लगा, वीज़ा जो था तो वो वहाँ पे चेक करवाना पड़ा। और किर्गिस्तान का जो एयरपोर्ट है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। किर्गिस्तान के एयरपोर्ट, उनका जो कमर्शियल एयरपोर्ट है और उनका जो आर्मी वाला एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल नेशनल सारा एक ही एयरपोर्ट है, क्योंकि वो एक छोटा सा कंट्री है, इंडिया जैसा बड़ा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना नहीं है इंडिया जैसा। जैसे कि इंडिया के पास एक इंटरनेशनल है और एक नेशनल ट्रैवल के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए है, और एक आर्मी के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो वहाँ पे आपको फ़ोटो नहीं लेना चाहिए। उतरने के बाद बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ ये हुआ था कि फ़ोटो ले लिए और उनको $100 फाइन देना पड़ा था। तो आप वो मत कीजिए, वहाँ पे जाने के बाद फ़ोटो मत लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पे आप जितना फ़ोटोज़ लेना है ले लीजिए, और वहाँ पहुँचने के बाद आप फ़ोटोज़ ना लें तो ही सही रहेगा। बहुत सारे फ़ोटोज़ लेते हैं लेकिन बच जाते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेना है भाई? क्योंकि कोई देख लिया तो आपको ले जाएगा और आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, और पासपोर्ट आपका ले लेते हैं तो आप फ़ाइन नहीं देंगे तो आपको चलेगा नहीं। और हमारे साथ कुछ सीनियर्स रहते हैं। जब भी हम गए थे फर्स्ट ईयर में, तो कुछ सीनियर्स हमारे थे जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ते थे, तो हम उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करते करते गए, और फ्लाइट में भी वो सीनियर्स थे, हमें बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम ये प्रोसेस किए, वहाँ पे वीज़ा दिखाए, और इसके बाद हम जब निकल रहे थे हमें कुछ फ्री के सिम मिले। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे आपको बताया था, फ्री के सिम मिलते हैं, ओस्का का, OI का और बीलाइन का, 2 फ्री के सिम मिले, जिसको आप रिचार्ज करेंगे तभी आप बात कर पाएंगे। तो आपको ये फ्री के सिम मिल जाते हैं, और हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे वहाँ पे होते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चों को खुद टैक्सी बुक करके जाना होता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको रशियन नहीं आता, आपको पता नहीं होता है कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट पे, जो कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सीनियर पहले से खड़े होते हैं। हर साल पे सीनियर पहले से वहाँ पे खड़े रहते हैं, और एक मसूदका रहता है। मसूदका यानी कि आप समझ लीजिए एक छोटा सा बस है, मसूदका बोलते हैं उसे, और लगभग 15 से 20 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे 4-5 मसूदका वहाँ पे रहता है, और वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से आया हुआ रहता है, तो आपको इंस्टीट्यूट ही लेके जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे ड्रॉप करेगा। तो हमारे साथ 1-2 सीनियर हर मसूदका पे रहते हैं, और कुछ बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो हम बच्चे वहाँ पे जो दोस्त थे एक साथ मिल के वहाँ पे चले गए। एक एरिया के बच्चे एक साथ मिल के, या एक जगह के बच्चे एक साथ मिल के वहाँ पे चले गए। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारा जो लॉगेज था, वो अलग एक ट्रॉली पे आया था, अलग एक गाड़ी पे आया था। वहाँ पे सारा लॉगेज हम रख देते हैं, हमारा हैंडबैग, और हम वो मसूदका में बैठ गए, और हम पहुंच गए इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद वहाँ पे हमें रूम अलॉट कर दिया गया। हमें बोला गया कि आप लोग मिल के 3 जन मिल के एक रूम सिलेक्ट कर लो और एक रूम पे चले जाओ। सिलेक्ट तो वैसे नहीं कर रहे थे हम, सीनियर ही बोल रहे थे आपको वहाँ जाके आप रह जाइए, वहाँ जाके आप रह जाइए। तो सीनियर का ही काम होता है, और वो एक रूम को आपको अलॉट कर लेते हैं। इस बात हम जाने के बाद वहाँ पे जो जितने भी हमारे कुछ दोस्त बन गए थे वहाँ पे, एयरपोर्ट से कुछ दोस्त बन गए थे, कुछ
हमारे साथ गए थे, तो हम लोग मिल के एक एक रूम पे रह गए, 3-3 लोग। और उस टाइम पे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर एक रूम पे आप 3 लोग रह गए हैं और उसमें से कोई एक एक्सचेंज करना चाहता है, कोई दोस्त के रूम पे जाना चाहता है और वहाँ से कोई आपका दोस्त आपके रूम में आना चाहता है, तो आप उसी टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है सीनियर्स से, और वहाँ पे जितने भी मेंबर रहते हैं तो वो आपको 7 दिन का टाइम देते हैं। तो आप उस टाइम पे अपना दोस्त बना लेते हैं। पहले तो आपको पता नहीं होता कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं होगा, किससे आपकी बनेगी। तो उसके बाद 7 दिन के बाद जब आपको लग जाएगा कि इनके साथ मैं रह सकता हूँ 1 साल पूरा, तो आप उसके बाद एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपको 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, इसके बाद एक्सचेंज का ऑफर दिया जाता है। और हम रूम जाने के बाद, जो पहली बार हम रूम जाने के बाद, फिर हमको बोला गया कि आपका लॉगेज आ गया है, नीचे लॉगेज आ गया है। थोड़ी देर बाद हमारा लॉगेज आया था, तो अपना अपना लॉगेज चूज़ कर लीजिए और ले जाइए। तो हमने अपना अपना ट्रॉली आइडेंटिफाई किया। वहाँ से लड़कों का एक जगह पे और लड़कियों का एक जगह पे होता है, तो हम अपने अपने लॉगेज आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे चले गए। और जितने भी सीनियर्स थे वो बैग ऊपर लेने के लिए हेल्प की, क्योंकि मेरा जो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे था और अकेले उतना बड़ा बैग लेना मुश्किल होता है। तो सीनियर्स को मैं उस टाइम के लिए इसलिए थैंक्स बोलता हूँ। वो ट्रॉली ब्रॉली लेके वहाँ पे पहुँच गए, हमारे रूम पे पहुँचा दिए। और उसके बाद हमें खाना खाने के लिए बोला गया। खाना खाने के लिए हम वहाँ पे पहुँच गए और उस टाइम पे 2 रूम थे बस, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए, और आपको वहाँ पे खाना होता था। एक छोटे छोटे रूम थे, तो 3 लोग निकलने के बाद आपको घुसना पड़ता था, फिर 3 लोग निकलने के बाद और 3 लोग को घुसना पड़ता था। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट अगर आप जाएंगे तो अभी बहुत ही बड़ा एक मेस है। आपको वो दिक्कत नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे अलग किचन नहीं था और अलग से मेस नहीं था। लेकिन अभी बहुत ही बड़ा मेस है और वहाँ पे हर जितने भी बच्चे अभी पढ़ते हैं, जितने भी हॉस्टल में रहते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, उतना बड़ा है। लेकिन उस टाइम पे आपको फेज वाइज जाना पड़ता था और हमारा टाइमिंग कर दिया गया था। 1st फ्लोर वाले 8 बजे, 2nd फ्लोर वाले 8:30 को, 3rd फ्लोर वाले 9 बजे, ऐसे करके खाने जाएंगे, जिससे कि परेशानी ना हो, आपको ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। हम वहाँ पे पहुँच गए, 9 बजे हमारा टाइमिंग था, हम वहाँ पे पहुँचे। और उस दिन शायद संडे था, तो चिकन बना था और रोटी और चावल जिसको चाहिए वो ले रहे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद हम खाना पीना किए, जो कि अच्छा था। और इसके बाद हम रूम पे चले गए सोने के लिए। तो ये था पहला दिन। यहाँ पे हमारा पहला दिन ख़त्म होता है। दूसरे दिन पे हमें बोला गया कि आपको बाल्टी लेना पड़ेगा, झाड़ू लेना पड़ेगा, और जो रूम के सामने वेलकम वाला जो लिखा रहता है, पैर पोंछने के लिए जो रहता है, पैर पोंछने के लिए जो रहता है, वो लेना पड़ेगा। तो हम लोग तो नए थे और वहाँ पे आपको जैकेट भी चाहिए होता है, जो कि विंटर का सीज़न शुरू हो रहा होता है। अक्टूबर के टाइम पे हम गए थे, तो विंटर सीजन वहाँ पे शुरू हो रहा था, तो हमको जैकेट भी लेना था, स्नो शू भी लेना था। तो हम बोले कि कोई सीनियर हमारे साथ अगर आएंगे तो सही रहेगा। तो वो लोग हर एक ग्रुप कर दिए और हर ग्रुप पे एक एक सीनियर को अपॉइंट कर दिए। जैसे कि मैं उड़ीसा का था, तो एक उड़ीसा के सीनियर और उड़ीसा के जितने बच्चे थे उनको एक जगह पे भेज दिए। आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के सीनियर आपके साथ चले जाएंगे, जिससे कि आपको कन्वीनियंट हो। और वहाँ पहुँचने के बाद हमें सीनियर लोग हेल्प किए बातचीत करने के लिए, क्योंकि रशियन तो हमें आती नहीं, हम कैसे बात करें। तो सीनियर लोग हमें दिलवाए, जो हमको ख़रीदना था। जैकेट के शॉप पे ले गए, जिसको जो चूज़ करना है चूज़ कर लो और हम बात करते हैं, ऐसे बोल के वो बात किए। और इसके बाद एक एक जैकेट ले लिए, स्नो शू ले लिए, हम बाल्टी ले लिए, मग्गा ले लिए, झाड़ू ले लिए, जो डेली यूज़ के लिए चाहिए था वो सब हम ले लिए मार्केट जाने के बाद। और किसी को कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए होता था वो भी ले सकते थे। और इसके बाद हम ये सब लेके पहुंच गए। और हमारा जो फर्स्ट ईयर का जो ये जर्नी था वहाँ पे ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद हमारे 2-3 दिन के बाद क्लासेस शुरू हो गए थे। और उससे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है वहाँ पे एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट पे, और वहाँ पे आपका 12th से रिलेटेड आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे कि देखिए फिजिक्स, बायोलॉजी और
फिजिक्स और बायोलॉजी से मेनली आपका एक क्वेश्चन बनता है और वो आपको वहाँ पे देना पड़ता है। वो कंपलसरी है हर स्टूडेंट को देना, और लेकिन वो पास करना या फेल करना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बच्चे जितने भी गए हैं आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि कोई बच्चा उस एग्ज़ाम में फेल हुआ है। तो आप उस पर निश्चिंत रहिए कि आप वहाँ पे जाने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम फेल हो गए तो आपको वापस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे एग्ज़ाम ये नाम का ही है, आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप का क्लास शुरू हो जाएगा। हमारा क्लास, हम पहुँचे थे शायद बुधवार को और हमारा क्लास शुरू हो गया था शायद जो नेक्स्ट मंडे को वो क्लास शुरू हो गया था। 4-5 दिन का गैप था। उस टाइम पे हम सीनियर्स के साथ मिले और कैसा प्रोसेस है वो जानने को मिला। कुछ दोस्त बनाए उस टाइम पे, और उस बीच हमें एप्रॉन मिला और कुछ कॉपीज़ मिली, कुछ ड्राइंग बुक मिले। ड्राइंग बुक किस लिए? बायोलॉजी के लिए आपको चाहिए होता है, बायोलॉजी में ड्राइंग करना पड़ता है और ये सब आपको पैसा देना पड़ता है और ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ता, 2000 सोम आपको देना पड़ता है। इस सब के लिए एप्रॉन मिलता है। इसके बाद सर्जिकल एप्रॉन और एक सादा एप्रॉन जो वाइट कलर का रहता है, आज़मी का लोगो लगा रहता है यहाँ पे, और सर्जिकल एप्रॉन मिलता है, उसका टोपी मिलता है दोनों एप्रॉन का, और सर्जिकल एप्रॉन का पैंट भी मिलता है। तो वो सब का सेट और इसके साथ कॉपीज़, इसके साथ आपका पेंसिल, पेन और आपका ड्राइंग बुक, ये सब मिला के आपको 2000 सोम देना पड़ता है। और 2000 सोम देने के बाद वो लोग आपको 2-3 दिन में दे देते हैं और इसके बाद आपको क्लास में वो सब पहन के वो सब ले के जाना पड़ता है। और जो कॉपीज़ मिलता है आपको, जितना सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में रहता है वो सारा कॉपीज़ आपको मिल जाता है। यानी कि 7 सब्जेक्ट है तो 7 कॉपी आपको मिल जाएंगे। अभी तो 5 ईयर और 6 ईयर का कोर्स बन गया है। हमारे टाइम पे बस 6 ईयर का कोर्स था, तो अभी 5 ईयर के कोर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और 6 ईयर के कोर्स के लिए थोड़ा सा कम सब्जेक्ट है। और तो ये था हमारा पहला किस्सा। ऐसे ही मैं कुछ एपिसोड्स लेके आऊँगा और जिसमें हम बात करेंगे कि MBBS के किस्से। ये था MBBS का पहला किस्सा जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, जब हमारा शुरुआत हुआ था। इसके बाद हम दूसरा किस्सा शुरू करेंगे और बीच बीच में मैं ये सारा वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा। और आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए कॉमेंट पर कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी आप बता सकते हैं। और कौन सा एक टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपको जानना है। बहुत सारा टॉपिक मैं बना चुका हूं जो आप देखिए। अगर आपको लगता है कोई एक टॉपिक है जो कि आपको जानना है लेकिन मैंने नहीं बनाया अभी तक, तो मैं उसके बारे में आपको बना के बता दूंगा, या तो आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सब ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा और हमारा फैमिली ऐसे ही ग्रो होता रहेगा। तो थैंक यू ऑल गाइस।